नमस्कार, मैं सुजीत कुमार। स्वागत है आप लोगों को आपके अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि हमारे थंबनेल में आप लोग देख सकते हैं, हम आज जो हमारी टॉपिक है पढ़ाने की और आपको पढ़ने की, वो होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास क्रम। और जैसा आप लोग हमारा ये थंबनेल देख सकते हैं, ये ये टॉपिक चुनने के पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य है, मेरा एकमात्र कारण ये है कि मैं सबसे पहले संविधान पे पढ़ाऊं, ताकि हर व्यक्ति भारत के संविधान के बारे में जाने, अपने अधिकार के बारे में जाने, अपने हक के बारे में जाने कि उनको संविधान ने कौन कौन से वो राइट्स दिए हैं, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो उनके खिलाफ होने पर वो न्यायपालिका में जा सकते हैं, और सरकार का फ्रेमवर्क क्या होता है। तो उन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए, हालांकि ये वीडियो कई पार्ट में बनेंगे, आज हम संविधान के ऐतिहासिक विकास क्रम पे के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे भारतीय संविधान का विकास हुआ। तो ये हमारा पहला चैप्टर है। हालांकि ये मैंने एम लक्ष्मीकांत, आप लोगों ने देखी होगी चाहे पढ़ी होगी, और वो चीज़ें उन उसी के पीडीएफ से, चूँकि मैं अपना नोट्स नहीं बना पाया क्योंकि कल मैंने लगभग 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया, तो वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हुई। मेरे गलती की वजह से मैंने रिकॉर्डिंग नहीं चालू किया था, तो वो चीज़ें आज मैंने नहीं लिखा है। तो आज मेरे पास समय के अभाव की वजह से मैं पीडीएफ से ही पढ़ाऊँगा। चूँकि हिंदी में है नहीं, मेरा मकसद है कि मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊँ, इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में पढ़ाऊँगा, लेकिन उसको समझाऊँगा हिंदी में। तो इंग्लिश में ये पीडीएफ होगा, लेकिन उसको एक्सप्लेन हम हिंदी में करेंगे। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, संविधान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानने से पहले सबसे पहले ये जान लें कि जो विदेशी हैं भारत में किस क्रम में आए। हम लोग, बहुत सारे लोग, सभी लोग सुनते होंगे, हमेशा सुनते रहे हैं अभी तक कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया। क्या भारत उसके पहले नहीं था? था। भारत सदियों से है और था, आगे भी रहेगा। उसके पहले, वास्को डी गामा के पहले किसी ने समुद्री मार्ग की खोज नहीं की थी जो भारत को अन्य देशों से जोड़ सके। हालांकि भारत के आसपास देशों से, जैसे चीन से, इराक से, फारस से, इन सब आसपास के देशों से व्यापार नाव के द्वारा होती थी, लेकिन यूरोप से भारत का कनेक्शन, अफ्रीका से भारत का कनेक्शन जो समुद्री मार्ग है, उसकी खोज नहीं हुई थी। उसके पहले भूभाग से व्यापार होते थे। तो वास्को डी गामा, पुर्तगाल का वास्को डी गामा प्रथम व्यक्ति था जो 1498 में, 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया। उसके बाद वो जब भारत के समुद्री मार्ग की खोज कर लिया, तो वहाँ से व्यापार जो है और बढ़ता गया। अब व्यापार जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उनको लाभ अधिकतम होने लगा, तो यूरोप के अन्य देश भी भारत के ओर व्यापार करने के बारे में सोचने लगे। इसी क्रम में सबसे पहले जो आए, उनका मैं एक क्रम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि पुर्तगाली आए। पुर्तगाली के बाद जो दूसरी विदेशी कंपनी भारत में आई ट्रेड करने, वो डच थे। डच के बाद तीसरी कंपनी जो भारत में ट्रेड करने आई, वो अंग्रेज थे। अंग्रेज के बाद सबसे अंत में भारत जो विदेशी व्यापार करने के लिए आए, वो फ्रांसीसी थे। जब ये लोग भारत आए, सबसे पहले ये 1498 में वास्को डी गामा, उसके बाद ये 1500, इसकी स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी की होती है 1596 में, और ये भारत आते हैं
1603 से 5 के बीच में। अंग्रेज आते हैं 1608 के आसपास। फ्रांसीसी आते हैं 1664 में। ये कुछ डिटेल्स थे जो हमने आपको बताई है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है, लेकिन भारत में वो 1608 में पहुंचते हैं, जहां सबसे पहले अस्थायी कारखाना सूरत में लगाने की कोशिश करते हैं, जो असफल रहता है। डच सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद उसके बाद सबसे अंत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो फ्रांसीसी लोग आए 1664 में। उसके बाद धीरे 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 ये लोग व्यापार से इतना लाभ कमाने लगे कि एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर दिए। व्यापारिक लाभ की वजह से एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिए। एक दूसरे के इस लड़ाई के क्रम में पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली बाहर हुए, फिर डच जो है बाहर हुए, और वो बाहर होके भारत से ट्रेड अपना बोरिया बिस्तर बांधकर ये जो फिलीपींस, कंबोडिया, जो नीचे वाले देश हैं, वो वहाँ पे वो अपना ट्रेड करते हैं। उसके बाद अंग्रेज और फ्रांसीसी अंत में बचे। दो शक्तियां ये बची, जिसमें अंततः फ्रांसीसी भी पराजित होते हैं और अंग्रेज एकमात्र वो सत्ता बची जो भारत में व्यापार करने के लिए अपने को स्थापित किया। और उसके बाद न सिर्फ व्यापार करने के लिए स्थापित किया, धीरे 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 जैसे उनका मुनाफा और शक्तियां बढ़ती गए, उन्होंने भारत में साम्राज्य भी स्थापित किया। उसी क्रम में हम देखेंगे कि दो युद्धों के बारे में जिक्र करेंगे। अब चूंकि ये छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया है, ये चीज़ें इतिहास का विषय है, तो वो इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे जब इतिहास पे हम वीडियो बनाएंगे। उसके पहले ये हम संविधान के बारे में, संवैधानिक विकास के ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में जान रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि अंग्रेज कैसे भारत में स्थापित होते हैं। तो सबसे इसमें पहला जो उनको पहला प्रॉफिट जो सबसे ज़्यादा हुआ और जिसके वजह से भारत में उनकी नींव पड़ी, वो था प्लासी का युद्ध। 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेज बंगाल के सिराजुद्दौला को हराते हैं। उसके बाद फिर धीरे 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 फिर लड़ाई होती है 1764 में बक्सर के युद्ध में। बक्सर की युद्ध जो है अंततः अंग्रेज को वो सारी शक्तियां और सारे धन दौलत देते हैं, जिससे वो अपने आप को भारत में स्थापित कर पाते हैं और साम्राज्य स्थापित कर पाते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद कुछ समय तक अंग्रेज अपनी कंपनी के ट्रेडर्स और डायरेक्टर्स के हिसाब से अपना कलकत्ता और अन्य जगहों पे व्यापार करते रहे। व्यापार में मुनाफा इतने बढ़ने लगे कि ब्रिटेन की सरकार को लगा कि नहीं, अब इस मुनाफे से हमें भी हिस्सा मिलनी चाहिए। और धीरे धीरे कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच, ब्रिटेन के ताज के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया और अंततः 1773 में सबसे पहले ब्रिटेन के शासक और ब्रिटिश संसद ने एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, जो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। उसी क्रम में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ, एक मिनट, यहाँ पे कुछ चीजें देखिए। द ब्रिटर्स केम टू इंडिया इन 1608 एज ट्रेडर्स। ये मैंने अभी आपको बता दिया है हिंदी में कि ब्रिटिश जो है अंग्रेज 1608 में भारत में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भी हमने अभी बताया। विच हैड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर ए चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इन 1600। चूँकि मैंने ये चीज़ें नहीं बताई थी, अभी आपको बता रहा हूँ कि 1600 में एक चार्टर के हिसाब से उनको एक राइट मिला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडर्स थे कि वो ही सिर्फ भारत में व्यापार कर सकते हैं। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ये फरमान और ये राइट दिया गया कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही भारत से व्यापार कर सकते हैं।
उसके बाद धीरे धीरे in 1765 the company which till then had purely trading function obtained the diwani right over revenue and civil justice of Bengal, Bihar and Orissa. बक्सर के युद्ध के बाद जब 1764 में अंग्रेज बक्सर के युद्ध में मुगल सल्तनत, अवध और बंगाल के संयुक्त सेना को हरा देते हैं, तो उसके बाद 1765 में उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो रेवेन्यू है, दीवानी मामले में उनको अधिकार मिला, जिसमें रेवेन्यू और न्याय दोनों का अधिकार उनको मिला। तो वो फंक्शन को चलाने के लिए धीरे धीरे दिस स्टार्टेड इट्स कैरियर एज ए टेरिटोरियल पावर इन 1815 the wake up of the Sepoy Mutiny, the British Crown assumed direct responsibility for the governance of India. This rule continued until India was granted independence on August 15, 1947. ये इसके आगे वो बता रहा है कि जो कंपनी बक्सर के युद्ध के बाद सत्ता हासिल करती है, कैसे धीरे धीरे सिपाही विद्रोह का नाम आप लोग सुने होंगे, 1857 की क्रांति के वहाँ प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष, उसके बाद ब्रिटिश ताज भारत की सारी शक्तियां डायरेक्ट अपने हाथों में ले लेती है, और ये शक्तियां भारत के आज़ादी 15 अगस्त 1947 तक भारत के आज़ादी तक ब्रिटेन के ताज के अधीन रहती है। वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ये यहाँ दिया हुआ है, दे आर एक्सप्लेन्ड हियर इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अंडर 2 मेजर हेडिंग्स। इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, इस लाइन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। They are explained here in under the Constitution. ये जो रेड लाइन बनी है उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये बताया जा रहा है कि इस ऐतिहासिक बैकग्राउंड, संविधान के विकास के इस ऐतिहासिक बैकग्राउंड में हम उसको दो हिस्सों में बांटकर पढ़ सकते हैं, दो हिस्सों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला, कंपनी के शासन, द कंपनी रूल 1773 टू 1858, कंपनी के शासन 1773 से 1858 तक। और सेकेंड, द क्राउन रूल्स 1858 टू 1947, ताज के शासन के रूप में, जो 1857 के क्रांति के बाद 1858 से 1947 तक ताज के शासन के रूप में इस संवैधानिक विकास क्रम को हम देखेंगे। उसमें ये चीजें हम, आइए आप पहली चीज जो इस संवैधानिक विकास के क्रम में सबसे पहली चीजें, पहली बार जो नियम कानून बने वो ये थे, द कंपनी रूल। ये तो हमने अभी बताया है। यहां से हम लोग देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका नाम सुन के ही लग रहा है कि रेगुलेट करने के लिए ही लाया गया था। जब ब्रिटिश शासन सत्ता और कंपनी के ट्रेडर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते गए, उनके बीच आपसी मतभेद बढ़ते गए, तो वो ब्रिटेन के ताज ने ये तय किया कि कंपनी को अब रेगुलेट करना चाहिए, कंपनी को का रेगुलेशन अपने हाथों में लेना चाहिए, कंट्रोल अपने हाथों में ले। तो इसी क्रम में ब्रिटिश संसद द्वारा पहला जो कानून पारित किया गया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग ऑफ एक्ट 1773 है। इसके कुछ फीचर्स को हम लोग देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या क्या थी।
हालांकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएंगे, बहुत डिटेल में ये यहाँ पे नहीं पढ़ा सकते क्योंकि मुझे 30 से 40 मिनट या 50 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप ये एक नींव रख रहे हैं ताकि आप लोग एक अच्छे से संविधान को जाने, उसके बाद धीरे धीरे मैं बहुत एक्सप्लेन करके इसको पढ़ाऊंगा। तब पीपीटी अपना होगा और सब कुछ अपने, ये पीडीएफ से नहीं, वो अपना सब कुछ लिख के पढ़ाएंगे तो वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके पढ़ा पाएंगे। और इसके कुछ फीचर्स को देखते हैं। यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं इसके। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वेयर एज ए फॉलोज, नीचे दिए कुछ फीचर्स हैं जिनको हम देखेंगे। इट डिजाइन द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल and created an executive council of 4 members to assist him। इस रेगुलेटिंग एक्ट की पहली विशेषता जो है वो ये थी कि जो बंगाल के गवर्नर, अब तक बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, उसका नाम बदल दिया गया। जैसे वर्तमान सरकारें नामें बदलती हैं, वैसे अंग्रेजों ने ही सबसे पहले नाम बदलने का चलन शुरू किया। तो वो पहला जो पद का नाम बदला, वो बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और 4 सदस्यीय काउंसिल, एक परिषद की स्थापना हुई जिसमें 4 सदस्य थे जो बंगाल के गवर्नर जनरल को सहायता करते थे। वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ऐसा पहला गवर्नर जनरल जो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। उसके बाद इसका दूसरा फीचर्स जो है, इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास के गवर्नर के ऊपर सुप्रीम बना दिया गया कि बंगाल और जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल जो है वो अब इसके बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। उनकी शक्तियां जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई। ये केंद्रीकरण की दिशा में ब्रिटेन द्वारा उठाया गया पहला कदम था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जैसे वर्तमान सरकार बहुत सारी चीजें को सेंट्रलाइज, सारी व्यवस्थाओं का एक केंद्रीकरण करते हुए नियम कानून बना रही है। इसका नुकसान फायदा दोनों है। नुकसान सरकार को, फायदा ये लगता होगा कि हम सारी शक्तियां हमारे कंट्रोल में होंगी तो हम अच्छे से गवर्नेंस को चला सकते हैं। लेकिन कुछ मामलों में शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण करना जरूरी होता है, क्योंकि जब शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा तो सबसे पहले जो इंस्टेंट एक्शन लेने की जहां जरूरत पड़ेगी, वो इंस्टेंट एक्शन लेने के लिए पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना जरूरी है। क्योंकि सब शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा तो मान लीजिए हम एक ग्राम सभा को लेते हैं। ग्राम सभा सत्ता के हिसाब से सबसे निचले स्तर पे होता है। अगर ग्राम सभा की कुछ समस्याएं हैं तो सबसे पहले इंस्टेंट एक्शन की जरूरत उस ग्राम सभा के संवैधानिक पदों पे बैठे लोग ले सकते हैं और उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर वही चीजें सेंटर के हाथ में, केंद्रीकरण के हिसाब से राज्य सरकार या केंद्र सरकार के हाथों में वो सत्ता होगी, वो शक्ति होगी, तो वहां तक बातें पहुंचते पहुंचते काफी देर हो चुकी होगी। और कोई भी चीज जब काफी देर से न्याय मिलना भी एक प्रकार का अन्याय है, वही चीजें वो हो गई। फिर इसके आगे हम देखेंगे इसका अगला फीचर क्या है। इसमें वो जो उदाहरण दिया है कि व्हेन द 3 प्रेसिडेंसीज वेयर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, जो बंगाल, बम्बई और मद्रास थे, ये तीनों एक दूसरे से अलग थे। अपने अपने गवर्नर जनरल और ये अपने अपने शक्तियों का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट
1773 के बाद ये तीनों बंगाल, बम्बई और मद्रास, तीनों की शक्तियां एक दूसरे के हेलो, बम्बई और मद्रास दोनों की शक्तियों का जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। वही चीजें यहाँ पे दी हुई है। और तीसरी इसकी विशेषताएं हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट प्रोवाइडेड फॉर द establishment of a Supreme Court of Calcutta comprising one Chief Justice and 3 other judge। हालांकि यहाँ पे जज का नाम तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को जज का नाम भी बता दूंगा। ये इसमें ये कह रहा है कि ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कलकत्ता में एक हाई कोर्ट, अभी हाई कोर्ट है, उसका उस समय नाम सुप्रीम कोर्ट दिया गया था। तो कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से की जाती है। और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। उसके मुख्य न्यायाधीश का नाम यहाँ पे लिखा नहीं है, हम आपको बता दें, एलिजा इम्फे था। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम सर एलिजा इम्फे था। और इनको असिस्ट करने के लिए, इनके न्यायपालिका में सहायता करने के लिए 3 और जज थे, जिनका नाम चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइट था। इसके बाद इसकी चौथी जो विशेषताएं हैं, इट prohibited the servants of the company from engaging in any private trade or accepting presents of bribes from the natives। ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है, नेटिव्स। चौथा फीचर ये है इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, कि जो कंपनी के सदस्य थे, कंपनी के व्यापारी थे, या कंपनी के अंदर काम करने वाले कर्मचारी थे, उनको निजी व्यापार करने से मना कर दिया गया, रोक दिया गया। अगर वो निजी व्यापार करते हैं तो उनको कंपनी के सदस्यता से या कंपनी के कर्मचारी पद से इस्तीफा देके अपना निजी व्यापार कर सकते थे। लेकिन कंपनी के अंदर काम करते हुए या कंपनी के अधीन रहते हुए वो निजी व्यापार करने से उनको मना कर दिया गया, रोक दिया गया। और किसी भी लोकल, जैसे कलकत्ता के वहाँ के स्थानीय लोगों से घूस लेने या किसी प्रकार का उपहार लेने से भी रोक लगा दी गई। वो इसका चौथा फीचर था। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अगले इसका अगला जो है आप देखेंगे, यहाँ अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बहुत सारी कमियां थी। उन कमियों को सुधारने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1783 संशोधन कानून 1781 में लाया गया। और इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें हैं नहीं, बस उसमें सुधार के उद्देश्य से लाया गया था जो भी कमियां थी। तो ये मुझे नहीं लगता है कि कंपटीशन की वजह से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन इसके बाद 1784 में एक और कानून लाया जाता है।
जिसका उल्लेख आप यहां देख सकते हैं। कोने में पिट्स इंडिया एक्ट्स ऑफ 1784, पिट्स इंडिया कानून 1784। ये कानून पिछले दो कानूनों के में हुए कमियों को सुधारने के उद्देश्य से लाया गया और ये पहली बार ये कानून, ये इसमें कुछ विशेषताएं ऐसी थी जिनको हमें जानने की बहुत जरूरत है। वो ये थी कि सबसे पहले, एक मिनट, कुछ चीजें आपको दिख नहीं रही थी तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, अब आपको दिखेंगी। इसमें ये लिखा है कि इसकी विशेषताएं क्या है। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वेयर एज फॉलो, नीचे दिए गए हैं इस पिट्स इंडिया एक्ट के कुछ विशेषताएं। तो इसमें पहली विशेषता है, भारत में पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है। इस डिस्टिंक्शन बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी, ये पहली बार जो कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के राजनीतिक कार्यों को अलग और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया और दोनों के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया। इसमें दिया है, इट्स अलाउ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर। जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे उनको कमर्शियल कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर जिन्हें कहा जाता था, उनको वाणिज्यिक व्यापार कार्यों के लिए नियुक्त किया गया। और इसमें आगे लिखा है, बट क्रिएटेड ए न्यू बॉडी कॉल्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है जो राजनीतिक मामलों को देखे, क्योंकि धीरे धीरे अब अंग्रेज ये समझ चुके थे कि भारत के राजाओं इतने स्वार्थी हैं कि इन पे राज किया जा सकता है, इनको लूटा जा सकता है। और उन्हीं राजाओं के स्वार्थ की वजह से धीरे धीरे अंग्रेज भारत में अपना साम्राज्य को स्थापित कर पाते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसके आगे लिखा है, 10 इस्टेब्लिश ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। मतलब एक ही सरकार, जैसे भारत में ब्रिटिश शासन था उसको चलाने के लिए दो सरकार पैरेलल चलने लगी, एक जो व्यापारिक गतिविधियों को देखती थी और एक दूसरा जो राजनीतिक गतिविधियों को देखती थी। अब इसके तीसरे फीचर्स को देखते हैं। इट empowered the board of control to supervise and direct all operation of the civil and military government or revenue of the British possession in India। ये शब्द आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, द ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। पहली बार अंग्रेजों ने अपने अधीन, भारत के अंदर अपने अधीन जो जितनी भूभाग थी उसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। जैसे आज हम भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों को जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है, वैसे जो पाकिस्तान के कब्जे में है भारत का भूभाग लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजों के कब्जे में, जो राजाओं के कंट्रोल के बाद जो अंग्रेजों के कब्जे में जमीनें थीं उसको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया। अब इसमें और बहुत सारे फीचर्स तो है नहीं, तो पढ़ने के कंपटीशन के उद्देश्य से सही नहीं है। अब इसका अगला जो है, यहाँ पे एक एक्ट का और मेंशन हुआ है जो आप देख सकते हैं। एक्ट ऑफ 1786। इसको जानने के, इसके विशेषताओं के बारे में बहुत चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये
एक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस जो भारत का गवर्नर जनरल बना, तो वो एक शर्त रखी। उसके पहले वो वहाँ पे कमांडर इन चीफ था, तो वहाँ हार चुका था साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका और अमेरिकी जो महाद्वीप था, वहाँ पे वो कमांडर इन चीफ था। तो वो उसको जब वहाँ हार चुका फ्रांसीसी वगैरह से, और जब इधर आया तो उसको आने भारत का गवर्नर जनरल बना के जब भेजा गया भारत, तो वो अपनी शर्त रखी कि मैं भारत तभी जाऊंगा, भारत का गवर्नर, ये बंगाल का गवर्नर जनरल का पद तभी स्वीकार करूंगा जब मुझे कमांडर इन चीफ का पद दिया जाएगा, सर्वोच्च सेनापति का पद भी गवर्नर जनरल के अधीन किया जाएगा, तभी जाऊंगा। तो इस एक्ट की एकमात्र विशेषता वही है कि कमांडर इन चीफ का पद भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। उसके बाद हम देखेंगे, फिर उसके ऐतिहासिक विकास के क्रम में अगला जो कानून अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया भारत में संवैधानिक विकास के अगले क्रम में, वो चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वेयर एज फॉलो। इस चार्टर एक्ट 1793 के कुछ विशेषताएं हैं जो नीचे दिया गया है। इसमें पहली विशेषताएं हैं, इट एक्सटेंडेड द overriding power of given to the Lord Cornwallis over his council to all future governor general and governors of presidency। इसका पहला फीचर यही बता रहा है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था, उसको भारतीय भूभाग में ब्रिटिश आधिपत्य जितने भी क्षेत्र थे, उनके अधीन जितने भी गवर्नर जनरल थे, वो सारे के सारे सबके सुप्रीम पावर जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को बना दिया गया। वही चीजें, ये पहली विशेषता है इसकी, यही है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी दूसरी विशेषता है, इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। यही चीज़ें मैंने अभी आपको ऊपर मेंशन किया था कि ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, जो केंद्रीकरण की नींव रखी गई 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, उसी के सत्ता का और जो है सुप्रीम केंद्रीकरण करते जाना, उसके क्रम में ये अगला जो है कानून ये था। इसमें बम्बई और बंगाल के गवर्नर जनरल के जो पद पे आसीन लोगों की जो शक्तियां थी, उनको धीरे धीरे कम करते करते बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन करता जा रहा था। उसके बाद हम देखेंगे तीसरी इसकी विशेषताएं, थर्ड फीचर इसके क्या है, इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ अनदर 20 ईयर। सबसे पहले आप लोग इस शब्दावली टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देंगे। मोनोपोली जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, तो एकमात्र उसी कंपनी को, उस कंपनी के ट्रेडर्स के अलावा किसी और के ब्रिटिश नागरिक को या अन्य ट्रेडर्स को ये अधिकार नहीं दिया जाता है कि वो लोग जाके भारत में व्यापार करें। उसी को एकाधिकार कहते हैं, हिंदी में एकाधिकार, इंग्लिश में मोनोपोली। तो ये जो 1700 चार्टर एक्ट 1793 जो आया था, इसके माध्यम से जो मोनोपोली थी, जो एकाधिकार था व्यापार पे
ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। ये इसकी दूसरी विशेषताएं हैं। इसका चौथा विशेषता है, देखिए, इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ was not to be a member of Governor General Council unless he was so appointed। ये जो कानून है चार्टर एक्ट 1793, इस कानून के माध्यम से ये व्यवस्था की गई, जो कमांडर इन चीफ होगा वो गवर्नर जनरल, जो सर्वोच्च सेनापति होगा वो गवर्नर जनरल के परिषद का सदस्य नहीं होगा, जब तक कि इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जब तक कि वो कमांडर इन चीफ स्वयं गवर्नर जनरल ना हो। अगर वो दोनों पद एक ही व्यक्ति के पास, बंगाल के गवर्नर जनरल के पास है, तब वो उस काउंसिल का सदस्य होगा, अन्यथा उस काउंसिल का सदस्य नहीं होगा। सर्वोच्च सेनापति गवर्नर जनरल के काउंसिल का सदस्य नहीं होगा। ये इसकी चौथी विशेषता थी। और ये पांचवी विशेषता है, इट लेड डाउन दैट द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वेयर henceforth to be paid out of the Indian revenue। ये चीजें, इसकी पांचवी विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग एक शब्द सुनते होंगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ, और पुस्तक का नाम भी सुनते होंगे, दादा भाई नेहरू ने जो लिखा हुआ था कि भारत कैसे, ब्रिटेन जो है भारत को कैसे कैसे लूटा। दादा भाई, इसके खिलाफ पहली बार जो जिस महापुरुष ने नाम जी आवाज उठाई और लिखा वो दादा भाई नौरोजी थे। वही चीजें यहाँ पे, ये पांचवा इसकी विशेषता है, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793 का जो पांचवा फीचर्स है वो यही बता रहा है कि अब तक जो कंपनी के कर्मचारियों को, सदस्यों को और डायरेक्टर्स को ब्रिटेन के यहाँ से उनको रेवेन्यू, ब्रिटेन के रेवेन्यू से उनको जो सैलरी दी जाती थी, अब उनकी सैलरी ब्रिटेन के रेवेन्यू से न देके भारत में जो राजस्व होता था उसके माध्यम से दिया जाने लगा। ये धीरे कहीं न कहीं भारतीय खजाने पे सीधा आक्रमण था, भारतीय खजाने पे लूटने का सीधा और सीधा आक्रमण, लूट का सीधा